Yes, hello everyone. Hello to all of you. Everyone, please confirm बेटा. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग confirm कर देंगे बेटा. ऑडियो वीडियो क्लियर है. Everyone, please confirm in the chat box. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Everyone, please confirm बेटा. Good evening everyone. Good evening to all of you. Good evening to all of you. एक बार बेटा सभी लोग बताना ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब बढ़िया है. ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन. ऑडियो वीडियो क्लियर है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? ऑल क्लियर. वेरी गुड वेरी गुड. कैसे हो बेटा आप सभी लोग? गुड इवनिंग रोहन. गुड इवनिंग एवरीवन. हाउ आर यू ऑल बेटा? ऑल गुड. वेरी गुड. सो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम. सभी लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. और लास्ट क्लास में बेटा जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड. तो लास्ट क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट की. एंड इन द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट हम लोगों ने दो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट की कल बात की थी. पहला था हमारा पेवमेंट अनइवननेस, जिसको हम लोगों ने मेजर किया था विद द हेल्प ऑफ द बम्प इंडिकेटर. तो ये क्यूमुलेटिव राइज एंड फॉल था पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोड. और दूसरा जो डिटेल डिस्कशन हुआ था दैट वाज रिलेटेड टू द कैम्बर. तो कैम्बर क्या होता है, कैम्बर कैसे प्रोवाइड करते हैं, कैम्बर प्रोवाइड करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. और उसके बाद हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कैम्बर क्या है, एक्सेसिव कैम्बर हम लोग क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं, वाई एक्सेसिव कैम्बर इज नॉट रिकमेंडेड. और डिफरेंट शेप्स ऑफ द कैम्बर के बारे में भी डिस्कशन किया था. और हर शेप की क्या यूटिलिटी थी, फॉर स्लो मूविंग ट्रैफिक, फॉर फास्ट मूविंग ट्रैफिक, फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन. ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने कल क्लास में किया है. और आई होप ऑल दैट डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन. तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे. एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स. जो लास्ट क्लास तक का डिस्कशन है वो डिस्कशन सभी को क्लियर है. और अगर लास्ट क्लास तक के डिस्कशन में कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट सारा का सारा डिस्कशन सभी को क्लियर होना चाहिए. तो एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स बेटा द डिस्कशन ऑफ द लास्ट क्लास, और यू कैन से द डिस्कशन टिल द लास्ट क्लास इज क्लियर टू एवरीवन. क्लियर? कोई डाउट तो नहीं बेटा, कोई क्वेरी? any doubt, any query at any point, you can ask your doubt, you can ask your query. All the discussion is clear to everyone. ओके वेरी गुड. चलिए तो फिर आगे बातचीत को स्टार्ट करते हैं. तो अभी हम लोग कुछ और क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट की बात करेंगे. देन वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन फॉर द न्यू टॉपिक दैट विल बी द साइड डिस्टेंस. तो आज हम लोग साइड डिस्टेंस के बारे में भी बातचीत करेंगे. बट जो लास्ट क्लास का टॉपिक था हमारा दैट वाज क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ द रोड, उसका डिस्कशन पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं. तो अब तक दो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट की बात कर ली है. नाउ लेट्स सी सम मोर क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट. एंड मैंने कल आपको एक असाइनमेंट दिया था, होम असाइनमेंट.
हैव यू विजिटेड IRC 73? IRC 73 के बारे में कल हम लोग बातचीत कर रहे थे. देयर इज ए कोड प्रोवाइडेड बाय द IRC फॉर द डिजाइन ऑफ द पेमेंट. तो हैव यू विजिटेड दैट कोड? कितने लोगों ने उस कोड को विजिट किया? हैव यू सीन दैट कोड? अरे भैया बस सुन लेते हो क्या? फॉलो नहीं करना है क्या? कल कोड के बारे में बताया था. सच सच बताओ, कोड देखा है या नहीं देखा है? पढ़ने के लिए तो बोला ही नहीं था. हाँ, सिर्फ बोला था कि एक बार देख लेना सोने के पहले. क्वेश्चंस जब हो जाएं, रिवीजन जब कर लेना, तो जस्ट विजिट ओनली. तो रोहन ने तो देखा. व्हाट अबाउट अदर? व्हाट अबाउट अदर्स? IRC 73 और IRC 37. IRC 37 is the code for the design of payment. IRC 37 is the code for the design of the flexible payment. IRC 58 is the code for the design of rigid payment. Design of rigid payment. IRC 73 is the code for the जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड. तो अभी आपको 73 फॉलो करना है. आगे चल के मैंने बताया था जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, डिजाइन ऑफ पेमेंट की बात करेंगे, तब हम लोग बातचीत करेंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट के कोड की और रिजिड पेमेंट के कोड की भी, क्योंकि वी हैव टू डील विद द डिजाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट एज वेल एज द डिजाइन ऑफ द रिजिड पेमेंट ऑल्सो. तो फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट की डिजाइन के टाइम पे वी विल फॉलो द IRC गाइडलाइन. अभी एक बार अभी भी फिर से मैं रिपीट कर देता हूं. जिन लोगों ने कोड को विजिट नहीं किया, डू विजिट द कोड, दैट इज IRC 73. ठीक है, चलें फिर आगे बातचीत कर लें. चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. आज की क्लास बातचीत स्टार्ट करते हैं. आज समझेंगे गेम, ये साइड डिस्टेंस की कहानी क्या है, क्योंकि कल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ द रोड अगला जो डिस्कशन होगा दैट वाज रिलेटेड टू द साइड डिस्टेंस. और साइड डिस्टेंस के क्या क्या टाइप्स हैं, कैसे कैलकुलेशन करने, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इन सारी चीजों पे आज चर्चा होने वाली है. बट बिफोर दैट अगला क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट होता है, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं. दैट इज द कर्व. सर ये कर्व की कहानी क्या है? तो बेटा आपने रोड में एक चीज जरूर देखी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो कैरिज वे हैं. यहां पर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए. जहां पर लिखा हुआ डिवाइडर, एक्चुअल में टेक्निकली इसको डिवाइडर नहीं बोलते हैं. इन नॉर्मल लैंग्वेज हम लोग डेली बेसिस पे इसको बोल देते हैं डिवाइडर, बट इसका टेक्निकल नेम होता है ट्रैफिक सेपरेटर और मेरिडियन. क्या बोलते हैं? ट्रैफिक सेपरेटर और मेरिडियन. अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे. बट आप देखेंगे ये कैरिज वे है, ये पेमेंट है, जहां पर एक्चुअल में आपका व्हीकल क्या करने वाला, मूव करने वाला है. यहां पर आप ये ब्लैक एंड व्हाइट में एक स्मॉल हाइट की बाउंड्री देख पा रहे हैं. यू आर एबल टू सी अ स्मॉल हाइट बाउंड्री बिटवीन द कैरिज वे एंड द डिवाइडर, और यू कैन से द ट्रैफिक सेपरेटर. यस और नो? आर यू एबल टू सी? सभी लोग देख पा रहे हैं बेटा? एक बार कंफर्म कर देंगे. जो एक स्मॉल हाइट की बाउंड्री आपने प्रोवाइड की है, जो ब्लैक एंड व्हाइट अल्टरनेट कलर से यहां पर प्रिंटेड है, आर यू एबल टू सी? देख पा रहे हो इसे? यस और नो? आर यू एबल टू सी? इसी स्मॉल हाइट की बाउंड्री को बेटा हम लोग बोलते हैं कर्व. अब जाहिर सी बात है, जब आप इस रोड का क्रॉस सेक्शन कंसीडर करेंगे इन द क्रॉस सेक्शनल व्यू, यू विल एबल टू सी द कर्व. आप कर्व को देख पाएंगे. यस और नो? यू विल एबल टू सी द कर्व. दैट्स वाई वी आर सेइंग कर्व इज द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट. सिंपल सी बात है, बहुत कॉमन सेंस की बात है. ये कर्व आपने प्रोवाइड क्यों किया है? इस कर्व को प्रोवाइड करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इस कर्व को प्रोवाइड करने का मेन पर्पस क्या है? सॉरी.
तो सिंपल सी बात है, हम नहीं चाहते हैं कि व्हीकल का मूवमेंट कैरिज वे के अलावा कहीं हो। तो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द कर्व बेस्ड ऑन देयर हाइट। इनके हाइट के बेसिस पे हमारे पास तीन तरीके के कर्व होते हैं। एक होता है माउंटेबल कर्व, दूसरा होता है सेमी बैरियर टाइप कर्व, और तीसरा होता है बैरियर टाइप कर्व। जैसा कि नाम से भी आप रिफर कर सकते हो, माउंटेबल कर्व का मतलब क्या है, ये जो व्हीकल है उसके लिए बहुत आसानी से, बहुत इजीली वो इस हाइट, इस बाउंड्री को क्या कर सकता है, माउंट कर सकता है। तो ऑब्वियसली अगर आप चाहते हैं कि व्हीकल इजीली माउंट कर पाए, फॉर दैट यू नीड टू कीप द हाइट ऑफ दिस बाउंड्री एज स्मॉल एज पॉसिबल। अगर बहुत ज्यादा हाइट आप प्रोवाइड कर देंगे, उस केस में आपके व्हीकल को डिफिकल्टी होगी माउंट करने में, यस और नो। उस केस में आपके व्हीकल को डिफिकल्टी होगी माउंट करने में। तो माउंटेबल कर्व, अगर आप ऐसा चाहते, ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट ये है कि ये इस तरीके का मूवमेंट अलाउ हो, तो वहां पर हम लोग माउंटेबल कर्व प्रोवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं लो और माउंटेबल कर्व। इसकी जो हाइट होगी वो केवल 10 सेंटीमीटर होगी। द हाइट ऑफ दिस कर्व विल बी ओनली 10 सेंटीमीटर। दूसरा आपने बोला सेमी बैरियर टाइप कर्व, मूवमेंट तो आप अलाउ कर रहे हैं कि ठीक है साहब, अगर जरूरत पड़ती, इफ इन केस इट इज रिक्वायर्ड, तो आप माउंट कर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, बहुत इजीली ये माउंटिंग ऑपरेशन जो होगा वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए स्लाइटली आपने हाइट को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। जहां पर आप चाहते हैं कि भैया ये मूवमेंट होना ही नहीं चाहिए, व्हीकल कैरिज वे के अलावा कहीं और मूव नहीं करना चाहिए, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम इस हाइट को और इंक्रीज कर देते हैं, और ये एक बैरियर क्रिएट कर देता है इन द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल। इट विल क्रिएट अ बैरियर फॉर द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल, दैट्स व्हाई वी आर रेफरिंग दिस एज द बैरियर टाइप ऑफ कर्व। तो कर्व क्या होता है, कर्व क्यों प्रोवाइड करते हैं, कर्व के कितने टाइप हैं, और कर्व की क्या डिजाइन स्पेसिफिकेशन है, कहानी अगर क्लियर है चैट बॉक्स में इत्तला कर दो। इफ द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, बता दो बेटा। इफ द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, टेल मी इन द चैट बॉक्स। और अगर कहीं किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। एनी डाउट टू एनीवन बेटा, एनी डाउट टू एनीवन? अरे बोलो, बोलते नहीं हो यार तुम लोग। चलें फिर अगले क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट की बात कर लें। अगले क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट की बात कर लेते हैं, और अगला क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं शोल्डर। अब जरा ध्यान से समझना शोल्डर क्या होता है। तो अभी अभी मैंने बताया, ये जो ब्लैक वाला रोड का पोर्शन था बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं कैरिज वे। अब कैरिज वे की कहानी क्या है, कैरिज वे एक्चुअल में वो पाथ है, वो जगह है, वो स्पेस है जहां पर आप व्हीकल का मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं, जहां पर आप व्हीकल का मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, कि जैसे यहां पर इस इमेज में भी आप देख पा रहे हैं, दिस इज द कैरिज वे, यहां से लेके दूसरे एंड तक कैरिज वे होगा, बट दिस इज द सम पोर्शन दैट दे हैव प्रोवाइडेड, यस और नो। तो रोड के दोनों साइड एडजेसेंट टू द रोड वी आर प्रोवाइडिंग सम स्पेस,
और इसी स्पेस को आप रिफर करते हैं एज अ शोल्डर। दिस स्पेस वी आर रेफरिंग एज द शोल्डर, और जिसको आम बातचीत की भाषा में हम लोग बोलते हैं फुटपाथ। सुना है फुटपाथ के बारे में? जिसको आम बातचीत की भाषा में हम लोग बोलते हैं फुटपाथ। तो बताओ भाई, फुटपाथ का यूज क्या होता है? वाई वी आर प्रोवाइडिंग, देखो हर, जाहिर सी बात है, अगर कोई क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको प्रोवाइड करने का कोई ना कोई तो रीजन होगा, कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा। तो हर क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट का आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, उद्देश्य क्या है उस क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट को प्रोवाइड करने का। सो वाई वी आर प्रोवाइडिंग द शोल्डर, वाई वी आर प्रोवाइडिंग द शोल्डर एडजेसेंट टू द कैरिज वे। केवल कैरिज वे बना देते तो क्या तकलीफ होती, तो क्या दिक्कत होती? ऐसी कौन कौन सी दिक्कत थी जिनको खत्म करने के लिए, जिनको एलिमिनेट करने के लिए आपने शोल्डर्स प्रोवाइड किए, कुछ एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड किए है कैरिज वे के दोनों साइड। अरे बहुत सिंपल सी बात है यार। पहली बात तो ये है, जब आपने ये शोल्डर प्रोवाइड कर दिया है तो ये आपके रोड की लेटरल स्टेबिलिटी को इंप्रूव कर देगा। अगर ये शोल्डर नहीं होता तो कैरिज वे की जो एजेस आप देख रहे हो ना बेटा, ये एजेस क्या होती, व्हीकल के मूवमेंट की वजह से डैमेज हो जाती। दीज एजेस विल गेट डैमेज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ द एक्स्ट्रा ट्रैफिक। दिस मे बी द रीजन। देयर आर वेरियस ऑब्जेक्टिव, जिनमें से एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है जो अंशु जी बता रहे हैं कि फॉर कंट्रोलिंग द एक्स्ट्रा ट्रैफिक, इफ इन सम केस देयर आर एक्स्ट्रा ट्रैफिक ऑन द रोड, तो दे कैन यूज दिस स्पेस फॉर द मूवमेंट। तो एज वी हैव प्रोवाइडेड द शोल्डर, बेटा एक्चुअल में क्या डिपेंड करता है, बेसिकली जो फुटपाथ या जो आपका शोल्डर वाला पोर्शन है, दिस वी आर प्रोवाइडिंग फॉर द पेडेस्ट्रियन मूवमेंट। पैदल चलने वाले लोग कहां जाएंगे भाई? ये कैरिज वे आपने प्रोवाइड कर रखा व्हीकल के मूवमेंट के लिए। दिस कैरिज वे यू हैव प्रोवाइडेड फॉर द व्हीकल मूवमेंट, तो पेडेस्ट्रियन विल मूव वेयर? तो फॉर द मूवमेंट ऑफ द पेडेस्ट्रियन यू हैव प्रोवाइडेड द कैरिज वे, सॉरी यू हैव प्रोवाइडेड द शोल्डर। तो देखो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हैं। पहला फायदा क्या हुआ कि जब मैंने रोड के दोनों तरफ एजेस में इस शोल्डर को प्रोवाइड किया, जिससे हमारे रोड की लेटरल स्टेबिलिटी थी वो इंप्रूव हो गई। दूसरा एडवांटेज क्या है कि हम यहां पर पेडेस्ट्रियन के, पैदल चलने वाले जो लोग हैं, ऐसे ट्रैफिक को अलाउ कर सकते हैं। और यहां पर हम चाहें तो एक स्मॉल हाइट की बाउंड्री बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर नीड। अभी अभी आपने बोला तो उस बाउंड्री को आपने पढ़ा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ब। अगर आप चाहते हैं कि इमरजेंसी के केस में, अगर मान लीजिए किसी व्हीकल में कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम आ रही है, तो इस स्पेस को वो एज ए इमरजेंसी पार्किंग भी यूज कर सकता है। तो लेट्स से यू हैव प्रोवाइडेड द माउंटेबल कर्व बिटवीन द शोल्डर एंड द कैरिज वे। तो जब माउंटेबल कर्व होगा बिटवीन द शोल्डर एंड द कैरिज वे, इन दैट केस, in the case of emergency, vehicle can use this space for the emergency parking। सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए? सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए, यस और नो? सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए। वाई वी आर प्रोवाइडिंग द शोल्डर, वाई वी आर प्रोवाइडिंग द शोल्डर। अगर आप चाहते हैं कि ट्रैफिक का मूवमेंट और पेडेस्ट्रियन मूवमेंट टोटली सेपरेट रहे, देयर विल बी नो एनी इंटरेक्शन, इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि सर जो पेडेस्ट्रियन का मूवमेंट है और जो व्हीकल का मूवमेंट है वो टोटली सेपरेट रहे, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेक्शन नहीं चाहिए हमें, तो अगर आपको ऐसा इंटरेक्शन नहीं चाहिए तो उस केस में फिर आप क्या करिए, उस केस में बैरियर टाइप कर्व प्रोवाइड कर दीजिए। In that case, provide the barrier type curve. So due to the barrier type curve, the vehicle will not able to move in the shoulder area.
जो व्हीकल होगा वो शोल्डर एरिया की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। पॉइंट क्लियर है बेटा? द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? चलिए, तो अब जरा, अभी मैंने बताया एक्स्ट्रा विड्थ एडजेसेंट टू द रोड, कुछ गाइडलाइन है। मिनिमम लेंथ ऑफ द शोल्डर 2 लेन, दिस शुड नॉट बी द लेंथ, दिस शुड बी द विड्थ। मिनिमम विड्थ ऑफ द शोल्डर होगा 2 लेन रोड के लिए 2.5 मीटर। अनपेव्ड रोड है। अनपेव्ड रोड का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द पेव्ड सरफेस और अनपेव्ड? अरे कच्ची सड़क है, ठीक है। पेव्ड सरफेस मतलब क्या? प्रॉपर कैरिज वे, प्रॉपर शोल्डर कंस्ट्रक्शन विल बी देयर। तो दीज आर सर्टेन गाइडलाइंस। बट यहां पर इंपॉर्टेंट क्या था कि ये क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट प्रोवाइड करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया। चलिए भाई, और कोई क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट है? ट्रैफिक सेपरेटर या फिर मीडियन? तो अभी अभी मैंने इसके बारे में बताया था। फॉर एग्जाम्पल 2 कैरिज वे हैं, तो दिस इज योर कैरिज वे 1, दिस इज योर कैरिज वे 2। अब इससे रिलेटेड जरा कुछ बातें ध्यान से समझो। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं ट्रैफिक सेपरेटेड या फिर मीडियन। अरे जिसको अभी अभी आपने देखा था और बोला था कि सर ये डिवाइडर है क्या, तो जिसको आम बोलचाल की भाषा में आप डिवाइडर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ट्रैफिक सेपरेटर या फिर मीडियन। बताओ मेरे लाल, क्या ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक सेपरेटर या फिर मीडियन प्रोवाइड करने का? मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से बताएं, क्या ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक सेपरेटर और मीडियन प्रोवाइड करने का? जरूरी नहीं कि सिंगल ऑब्जेक्टिव हो, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जिनको फुलफिल करने के लिए, जिनको अचीव करने के लिए आपने ये ट्रैफिक सेपरेटर और मीडियन प्रोवाइड किया है। अवॉइड नो एंट्री। चलो, तो रोहन आई थिंक जो कहना चाह रहे हैं इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। रोहन का कहने का मतलब है कि सर जब 2 रोड्स होंगे, 2 कैरिज वे हैं जहां पर अपोजिट डायरेक्शन का ट्रैफिक है। यस, वेरी गुड। एज पर द नेम, टू सेपरेट द ट्रैफिक ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन। तो दिस कैरिज वे, फॉर दैट वी हैव प्रोवाइडेड फॉर द मूवमेंट, लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी योर नॉर्थ डायरेक्शन एंड दिस इज गोइंग टू बी योर साउथ। तो कैरिज वे 1 इज कैरिंग द ट्रैफिक फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कैरिज वे 2 जो आप देख पा रहे हैं, कैरिज वे 2 जो आप देख पा रहे हैं, उसमें जो ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है वो नॉर्थ टू साउथ हो रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन के ट्रैफिक को सेपरेट करने के लिए आप ट्रैफिक सेपरेटर प्रोवाइड करते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, इस इलाके में हम लगा देते हैं हरियाली, इस इलाके में लगा दी जाती है हरियाली, देखा है? तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो इस इलाके में, इस एरिया में आप प्रोवाइड कर देते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव होता है ये ग्रीनरी लगाने का? क्योंकि ड्यूरिंग द नाइट आवर्स, रात के समय में जब आप ड्राइव करते हैं बेटा, तो अगर आपके आंखों में अप सामने से लाइट पड़ेगी, उससे आपकी विजिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। Especially in the case of night hours, if you are moving and there is a light coming from the front, then you will able to, the visibility is going to be decrease, yes or no? और जब भैया विजिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी हमारे ड्राइवर की, तो देयर मे बी द चांसेस ऑफ द कोलिजन और द एक्सीडेंट। तो टू अवॉइड द इंटरेक्शन ऑफ द हेडलाइट फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, वी आर प्लेसिंग दिस प्लांट्स। यहां पर आपने प्लांट प्लेस किए ताकि ये क्या करें, ये इसको ग्लेरिंग इफेक्ट बोलते हैं। टेक्निकली अगर बोलोगे तो इसको बोलते हैं ग्लेरिंग इफेक्ट ऑफ लाइट को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और कोई एडवांटेज है क्या इसका? और कोई ऑब्जेक्टिव है क्या ट्रैफिक सेपरेटर प्रोवाइड करने का? इज देयर एनी अदर, इज देयर एनी अदर ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड द ट्रैफिक सेपरेटर? मान लो कोई पैदल चलने वाला प्राणी है। अब पैदल चलने वाला प्राणी क्या करना चाह रहा है, यहां से जाना चाह रहा है और यहां पहुंचना चाह रहा है।
द पेडेस्ट्रियन वांट्स टू क्रॉस द रोड, इन दैट केस व्हाट विल हैपन। तो पहले इन्होंने इंश्योर किया कि यहां कोई ट्रैफिक तो नहीं है, और ये मूव करते करते चले गए, और यहां पर इनके पास एक इमरजेंसी पार्किंग का स्पेस है। तो पेडेस्ट्रियन कैन मूव दिस स्पेस फॉर द इमरजेंसी पार्किंग। अगर यहां पर लगातार ट्रैफिक था तो थोड़ी देर के लिए इस स्पेस को ये पेडेस्ट्रियन क्या कर लेगा, यूज कर लेगा, जब तक अगले कैरिज वे का ट्रैफिक क्लियर नहीं हो जाता है। अदरवाइज अगर आपने ये स्पेस प्रोवाइड नहीं किया होता तो पेडेस्ट्रियन के पास कोई जगह नहीं थी इमरजेंसी स्टॉपेज के लिए, और अगर यहां से लगातार ट्रैफिक आ रहा और ये यहां पर स्पेस अवेलेबल नहीं है, खत्म, टाटा, बाय बाय। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये मल्टीपल आपके रीजंस हैं जिसकी वजह से आपने प्रोवाइड किया है ट्रैफिक सेपरेटर। दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव फॉर टू अचीव ऑल दोज ऑब्जेक्टिव वी हैव प्रोवाइडेड द ट्रैफिक सेपरेटर और मेरिडियन। अब यहां पर आईआरसी की भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो आईआरसी ने कहा देखो जनरली हम क्या चाहते हैं, इसकी विड्थ को यूनिफॉर्म रखते हैं। इसकी विड्थ को हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म रखना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा इसमें खेल खेल नहीं करेंगे। लेकिन अगर कभी साइड कंडीशन, अब भाई रोड बना रहे हो, तुम्हारे पास जगह की है अवेलेबिलिटी नहीं, तो तुम रोड बनाओगे कि वहां पर कैरिज वे बनाओगे, कि वहां पर तुम ये ट्रैफिक सेपरेटर प्रोवाइड करोगे। So generally it is recommended by the IRC to provide the uniform width of the traffic separator or the median. बट अगर कहीं पर ऐसी समय की मांग है और साइट की जरूरत है तो आप इसकी विड्थ को यूनिफॉर्मली इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये देखो, तो यहां पर विड्थ आप देख पा रहे हैं, लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी W1, हियर यू हैव रिड्यूस द विड्थ टू W2, एंड एज यू कैन सी from the diagram W1 is greater than W2, yes or no? बट ये नहीं कि सडन इंक्रीज और सडन डिक्रीज नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करने वाले हैं, ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे ये लोग। तो दिस शुड बी अवॉइडेड। तो देयर शुड बी स्मूथ ट्रांजिशन। अगर आप विड्थ को इंक्रीज कर रहे हैं या विड्थ को डिक्रीज कर रहे हैं तो उस केस में स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए। तो यहां पर आईआरसी ने एक वैल्यू बताई कि जो ट्रांजिशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो 1:15 टू 1:20 इस रेंज में रहेगा। देयर शुड बी स्मूथ ट्रांजिशन फॉर चेंजिंग द विड्थ ऑफ द ट्रैफिक सेपरेटर और द मीडियन। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस कोडल प्रोविजन। देयर आर सर्टेन मोर गाइडलाइंस दैट वी कैन रेफर फ्रॉम द IRC 73। उसके लिए मैंने आपको बोला है कि खाली टाइम पे IRC 73 के साथ थोड़ा समय गुजारिए। कहानी क्लियर है? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? देखो कैरिज वे और ये लेन सिस्टम अलग अलग बात है, ये भी समझ लो, ये भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक रोड है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रोड, बताओ। चलो इसके पहले एक टॉपिक पढ़ लेंगे फिर इस पे वापस आएंगे। अभी मुझे ये बताओ ट्रैफिक सेपरेटर या मेरिडियन क्या होता है, क्लियर है? एक आपका इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, उसके बाद वी विल कम बैक टू द डिस्कशन। ये लेन और कैरिज वे वाले डिस्कशन में वापस आ जाएंगे। Any doubt to anyone? You can ask your doubt, you can ask your query if there is any doubt. चलें फिर आगे बातचीत करें।
आह, चलिए, तो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट डिस्कशन, एंड द नेक्स्ट डिस्कशन इज रिलेटेड टू द विड्थ ऑफ द कैरिज वे। दिस डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट। और भैया मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, और मैंने आपको कल भी बता रखा था कि पूरा का पूरा सभी डेटा तो हर कोड का हम नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन जितना भी डेटा मैं क्लास में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये डेटा आपको याद रहना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्टली इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो अभी हम लोग आगे जैसे जैसे टॉपिक कवर करेंगे तो यू विल सी दिस पॉइंट कि ये डेटा कितना यूजफुल है बाकी कंसेप्ट्स के लिए भी। ठीक है, तो अभी अभी आपने बोला सर एक कैरिज वे के बारे में तो बात कर ली ना। अरे बोलो, कैरिज वे का मतलब है जहां पर आपने एक्चुअल में रोड का वो पोर्शन जो आपने प्रोवाइड कर दिया है फॉर द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल, जहां पर व्हीकल मूव करेंगे रोड के उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कैरिज वे। तो अब इस कैरिज वे की विड्थ कितनी होगी, अब इस कैरिज वे की विड्थ कितनी होने वाली है, इस पे हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। तो अगर कहीं पर आपने एज पर आईआरसी कहीं पर सिंगल लेन कैरिज वे बनाया है, जैसे जनरली सिंगल लेन का कैरिज वे आपको देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ विलेज रोड। तो ग्रामीण इलाकों में जो रोड्स आप प्रोवाइड करते हैं, जिनको आप रिफर कर रहे थे एज ए विलेज रोड, generally those are the single lane road and the width of the single lane road is going to be 3.75 meter. The width of the single lane road will be 3.75 meter as per the IRC specification. अगर कहीं पर आपने टू लेन की रोड बनाई है विदाउट कर्व, ये है टू लेन की रोड, दिस इज द टू लेन रोड विदाउट कर्व, सिंगल कैरिज वे है, कैरिज वे एक ही है। दिस इज द सिंगल कैरिज वे हैविंग द वन लेन ट्रैफिक, दिस इज द सिंगल कैरिज वे हैविंग द टू लेन ट्रैफिक, टू लेन्स, यस और नो। तो अगर दो लेन का कैरिज वे है और इंपॉर्टेंट बात क्या है, कर्व आपने प्रोवाइड नहीं किए हैं, तो एज पर आईआरसी जो विड्थ होगी वो 7 मीटर होगी। अगला इंपॉर्टेंट डेटा है कि अगर टू लेन की रोड है और जहां पर अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कर्व के बारे में, तो इफ द रोड इज हैविंग द टू लेन एंड इफ द रोड इज हैविंग द कर्व, अगर आपकी रोड टू लेन है और वहां पर कर्व भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो उस केस में बेटा जो विड्थ होगी, द विड्थ ऑफ द कैरिज वे विल बी इक्वल टू 7.5 मीटर। अब यहां पर होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चे को, सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो सवाल दिया गया है, जनरली सवाल में बात होगी टू लेन कैरिज वे, कभी भी अभी तक तो मुझे नहीं दिखा, आगे कभी दिख जाए तो अलग बात है, कभी भी किसी सवाल में ये क्लियरली मेंशन नहीं होता है टू लेन कैरिज वे है विद कर्व है या विदाउट कर्व है। ये एक जनरल प्रैक्टिस है जो आपको पता होनी चाहिए। इन द क्वेश्चन दे विल नॉट मेंशन, they will talk about the two lane carriageway but they are not going to provide the sufficient information so that you can understand कि this is the with curve और without curve। तो एक यहां पे जनरल प्रैक्टिस क्या फॉलो कर रहे हैं हम लोग कि अगर कर्व की कंडीशन मेंशन नहीं तो हम लोग हमेशा विदाउट कर्व ही एज्यूम करते हैं। अगर एग्जामिनर को, अगर सवाल बनाने वाले को चाहिए कि आप टू लेन रोड के लिए विड्थ 7.5 मीटर यूज करें, तो उसको मेंशन करना पड़ेगा कि दिस इज द टू लेन कैरिज वे विद कर्व। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वी विल कंसीडर, अगर कर्व की कंडीशन मेंशन नहीं है तो हम हमेशा टू लेन रोड की विड्थ लेंगे विदाउट कर्व, दैट इज 7 मीटर। ध्यान रहेगा, बोलो भाई, ध्यान रहेगी ये सब बातें फरवरी तक? क्यों, अभी तो ध्यान है, फरवरी तक ध्यान रहेगा? बोलो,
उसी तरीके से इंटरमीडिएट लेन क्या होता है, अब समझ लो पहले इंटरमीडिएट लेन का चक्कर क्या है। जैसे अगर मैं बोलूं, आपने देखा होगा अपने शहर में, जिस भी शहर में आप बिलोंग करते हैं, तो वहां पर देखा होगा आपने बहुत जगह ऐसी रोड आपको देखने को मिलेंगी, स्पेशली इन द केस ऑफ जहां पर मार्केट होती है। अब जब मार्केट है तो जाहिर सी बात है, मार्केट में आपके पास जो रोड की विड्थ है उसकी अवेलेबिलिटी कम है, तो वहां पर जो रोड है वो सिंगल लेन से ज्यादा है उसकी विड्थ और टू लेन से कम है। ऐसी लेन को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट लेन। तो जब कभी भी अगर आप इंटरमीडिएट लेन प्रोवाइड कर रहे हैं कैरिज वे में, उस केस में जो विड्थ होगी दैट विल बी 5.5 मीटर एज पर आईआरसी। या फिर आपने अभी देखा होगा बीआरटी कॉरिडोर्स होते हैं, बसेस के लिए एक डेडिकेटेड लेन प्रोवाइड करते हैं आप। ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए आप एक डेडिकेटेड लेन प्रोवाइड करते हैं रोड में। यस और नो? इंदौर घूमे हो? इंदौर, हमने तो इंदौर में ही देखा था, तुमने भी कहीं ना कहीं देखा ही होगा। हाँ, तो उस केस में क्या रहता है, जो इंटरमीडिएट लेन आपने प्रोवाइड की है उस इंटरमीडिएट लेन की जो विड्थ होगी वो होगी 5.5 मीटर एज पर आईआरसी। अब सर रोड हमेशा टू लेन हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। आवर कैरिज वे में बी 3 लेन, आवर कैरिज में मे बी 4 लेन, आवर कैरिज वे में बी 5 लेन। यस और नो? कैरिज वे तो कितने भी लेन का हो सकता है। तो अगर मल्टी लेन कैरिज वे है, अगर मल्टी लेन कैरिज वे आप बना रहे हो, तो उस केस में जो विड्थ होगी हर एक लेन की वो होगा 3.5 मीटर फॉर ईच लेन। इन द केस ऑफ मल्टी लेन कैरिज वे, in the case of multi-lane carriageway, the width of each carriageway will be equal to 3.5 meter. The width of each carriageway will be equal to 3.5 meter. Clear है? तो दिस डेटा यू नीड टू रिमेंबर। एक बार जल्दी से इसको क्विकली रिकैप कर लेते हैं। सिंगल लेन, इधर मत देखो, बिना देखे बताओ। सिंगल लेन अगर कैरिज वे है 3.75 मीटर। टू लेन अगर आपका कैरिज वे है विदाउट कर्व, विड्थ इज गोइंग टू बी 7 मीटर। टू लेन का कैरिज वे है जिसपे आप कर्व भी प्रोवाइड कर रहे हैं, स्मॉल हाइट की बाउंड्री भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इन दैट केस क्या होने वाला है, द विड्थ इज गोइंग टू बी 7.5 मीटर। इंटरमीडिएट लेन के केस में, फॉर द इंटरमीडिएट लेन द विड्थ इज गोइंग टू बी 5.5 मीटर, और मल्टी लेन के केस में द विड्थ विल बी 3.5 मीटर फॉर ईच लेन। द विड्थ विल बी इक्वल टू 3.5 मीटर फॉर ईच लेन। कोई समस्या? एनी डाउट, एनी क्वेरी टू एनीवन? सो विड्थ ऑफ द कैरिज वे इज क्लियर टू एवरीवन, एंड विड्थ यू विल ऑल्सो एबल टू सी व्हेन यू विल सी द क्रॉस सेक्शनल व्यू। जब आप क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे, जब आप क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे रोड का, तो एक कैरिज वे की विड्थ भी आपको देखने को मिलेगी। अब जरा ये बताओ, अब जरा थोड़ी सी बातें यहां पर कर लेते हैं। ये मैंने एक कैरिज वे बनाया, इसकी विड्थ है 3.75 मीटर। जरा इस रोड के लिए ट्रैफिक की कंडीशन को एक्सप्लेन करो। एक कैरिज वे ये बनाया, यहां पर ये ट्रैफिक की कंडीशन है, दिस इज द ट्रैफिक कंडीशन, और एक ये कंडीशन है। जरा इन तीनों के लिए ट्रैफिक की कंडीशन को एक्सप्लेन करो। जरा इन तीनों के लिए ट्रैफिक की कंडीशन को एक्सप्लेन करिए। अरे भैया, लेट्स से द विड्थ इज गोइंग टू बी 7 मीटर। चलो मैं विड्थ बता देता हूं। दिस विड्थ इज 7 मीटर एंड दिस विड्थ इज ऑल्सो 7 मीटर। वन लो ट्रैफिक, दिस इज सिंगल लेन रोड
ये सिंगल लेन की रोड है विद टू वे ट्रैफिक। देखो सही लिखा है, दिस इज द सिंगल लेन रोड हैविंग द टू वे ट्रैफिक। दिस इज द सिंगल लेन रोड हैविंग द टू वे ट्रैफिक। दिस इज द टू लेन रोड हैविंग द टू वे ट्रैफिक। और यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं दो कैरिज वे, और बोथ द कैरिज वे आर हैविंग द टू लेन्स। बोथ द कैरिज वे आर हैविंग द टू लेन्स। तो अब ये कैरिज वे और लेन्स का सीन क्लियर हो गया, बोलो हाँ या ना। ये कैरिज वे और लेन का सीन क्लियर हो गया सभी को, यस और नो? The discussion about the carriageway, the different discussion about the lanes, the discussion about the direction of the traffic is clear to everyone. बोलो बेटा, any doubt to anyone? Any doubt to anyone? चलें फिर आगे बातचीत कर लें। अगला क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट है बेटा, दैट इज द फॉर्मेशन विड्थ। क्या होता है फॉर्मेशन विड्थ, समझ लो। तो अभी अभी आपने बोला दिस इज गोइंग टू बी द कैरिज वे, ये आपका कैरिज वे हो गया। ये आपने शोल्डर प्रोवाइड किया था, दोनों साइड शोल्डर प्रोवाइड किए थे, दोनों साइड यू हैव प्रोवाइडेड द शोल्डर। तो विड्थ ऑफ द कैरिज वे प्लस विड्थ ऑफ दिस शोल्डर विल बी इक्वल टू द फॉर्मेशन विड्थ। कैसे डिफाइन कर रहे हैं फॉर्मेशन विड्थ को, जरा ध्यान से समझिए। इन द फॉर्मेशन विड्थ वी आर कंसीडरिंग द विड्थ ऑफ द कैरिज वे and we are also considering the width of the shoulder. So can I say the formation width will be equal to the width of the carriageway plus 2 times into the width of the shoulder, whatever width of the shoulder that you have provided, because we have provided the shoulder on both the edges. So this combined portion we are referring, this combined width we are referring as the formation width. इसी को बेटा आप बोल रहे हैं फॉर्मेशन विड्थ। क्लियर है सभी को? बोलो बेटा, द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। सर इतने ही क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट होते हैं क्या? नहीं सर, इसके अलावा भी कुछ क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट हैं क्या? हां, बट एज यू नो वी हैव डिस्कस सम ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट और इंपॉर्टेंट है। यस, देयर आर सम मोर क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, तो अगर आप उनको रिफर करना चाहते हैं तो आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू द रेफरेंस फॉर द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अदर क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। बट जितने क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट एग्जाम में हमारे लिए फ्रीक्वेंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में मैंने आपसे बातचीत कर ली है। तो यहां पर मेरे साइड से क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट का डिस्कशन होता है समाप्त। तो जैसा अभी 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 आप हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो इन द केस ऑफ जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड, जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड में टोटल 4 टॉपिक की हम लोग बात कर रहे थे। टोटल 4 सब टॉपिक थे हमारे पास जिन पे हमें डिस्कशन करना था। पहला था क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, द फर्स्ट वॉज द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। दूसरा डिस्कशन जो होगा, अब हम लोग बातचीत स्टार्ट करेंगे रिलेटेड टू द साइट डिस्टेंस एंड इट्स टाइप्स। Now we will talk about the side distance and its type, but before that I want confirmation from all of you. The discussion about the cross sectional element is clear to everyone, yes or no? The discussion about the cross sectional element of the road is clear to everyone. Please confirm in the chat box.
चले बेटा फिर आगे बातचीत कर ली जाए। अरे शुड वी स्टार्ट अवर डिस्कशन फॉर द साइड डिस्टेंसेस टॉपिक? फुल्ली क्लियर क्यों नहीं होगा भाई? इतने मन से पढ़ रहे हो तुम लोग, समझ आ रहा है कि नहीं यार? बताते रहा करो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज कंसेप्ट क्लियरली? कोई भी कंसेप्ट समझने में किसी को कोई दिक्कत कोई तकलीफ तो नहीं है? बोलो भाई, सभी कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियरली समझ पा रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया, तो फिर आगे बातचीत कर ली जाए। अब बहुत बेहतरीन टॉपिक शुरू करते हैं, साइड डिस्टेंस। बहुत ही मजा आने वाला है। सबसे पहले चर्चा करूंगा मैं आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय द साइड डिस्टेंस? व्हाट डू यू मीन बाय द साइड डिस्टेंस? तो कोई इकलौता ऐसा जियोमेट्रिक डिजाइन वाला एलिमेंट है जो एज सच आपको दिखेगा नहीं रोड पे, और इसको लोकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में, आपको इन डिटेल्ड जानकारी मिल जाएगी। मेरा सिंपल सा एक कहना है कि भैया रोड कैसी भी हो, सीधी रोड हो, रोड एकदम कर्व वाली हो, रोड एकदम ग्रेडियंट वाली हो, कैसी भी रोड हो, हर तरीके की रोड पर फॉर सेफ ट्रैफिक ऑपरेशन, जो हमारा ड्राइवर है, जो व्हीकल है, वो सेफली मूव कर सके, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप मुझे बताओ। फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द फ्रॉम द ट्रैफिक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू? दैट इज द विजिबिलिटी। दैट इज द विजिबिलिटी। भैया व्हीकल को स्टॉप करना है, ओवरटेक करना है, और भी बहुत सारे ट्रैफिक के ऑपरेशन हैं, वो सभी ट्रैफिक ऑपरेशन सेफली हो पाए, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट गेम जो है वो विजिबिलिटी का है। हमारी इच्छा क्या है एज अ डिजाइनर? हम क्या चाहते हैं? अब देखो यहां पर, अब यहां से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, उस सभी टॉपिक में दो तरीके के गेम हैं, तो मैं स्टार्टिंग में ही उसको डिस्कस कर लेता हूं ताकि कहीं पे भी आपको कोई डाउट ना आए। दो चीजें होती है, एक होता है डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू और एक होता है एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। अब पहले इसका खेल समझ लो। एक होती डिजाइन की बात और एक होती एनालिसिस की बात। क्या होता है ये डिजाइन की बात और क्या होता है एनालिसिस की बात? भाई हम किसी अलग अलग यूजर के लिए तो रोड डिजाइन नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम जो भी डिजाइन करेंगे वो जनरल इन नेचर होगी। हम एक ऐसी रोड डिजाइन करना चाह रहे हैं जो सभी लोगों के लिए, जितने भी यूजर हैं, सबके लिए सेफ हो। लेकिन क्या हर यूजर की रिक्वायरमेंट सेम होगी? आंसर विल बी नो। क्या हर यूजर का ड्राइविंग स्किल सेम है? क्या हर यूजर का माइंडसेट सेम है? क्या हर यूजर के व्हीकल की ब्रेकिंग एफिशिएंसी सेम है? नो। मतलब अगर रोड पे मैं और आप दो लोग मूव कर रहे हैं अलग अलग व्हीकल से, तो रोड के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो इन जनरल हम दोनों लोगों के लिए डिजाइन करे गए। लेकिन हमारी, मेरी और आपकी जो रिक्वायरमेंट है डिजाइन की या किसी भी पैरामीटर की, वो अलग अलग हो सकती हैं। मानते हो कि नहीं? तो अब जितने भी टॉपिक आप पढ़ेंगे जियोमेट्रिक डिजाइन में, वो सभी टॉपिक्स में दो तरीके के प्रॉब्लम भी बनते हैं एग्जाम में। एक बनता है एनालिसिस का प्रॉब्लम और एक बनता है डिजाइन का प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उस प्रॉब्लम में कहीं पे भी ये नहीं लिखा होता है कि ये एनालिसिस का प्रॉब्लम है कि डिजाइन का प्रॉब्लम है।
ये आपको अपने बुद्धि और विवेक से समझना पड़ता है कि जो डेटा आपको दिया गया है वो रिफर कर रहा है डिजाइन का प्रॉब्लम की एनालिसिस का प्रॉब्लम. But now onwards, from all the topics, you can expect the two type of the problem. One will be the design problem, and one will be the analysis problem. चलो अभी इतना समझ लो कि हाँ भाई कुछ दो तरीके के प्रॉब्लम होते हैं. अभी आगे और बातचीत करेंगे, जैसे जैसे टॉपिक कवर होगा तो आगे और बातचीत कर लेंगे. तो साइड का मतलब होता है विजिबिलिटी, साइड का मतलब होता है विजिबल, और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी. ये तो तुम्हें पता ही है कि नहीं. तो एक रोड पर कितना देख पा रहे हैं, कितनी दूर तक आप चीजों को देख पा रहे हैं, दैट इज रिफर एज द साइड डिस्टेंस. इट इज द डिस्टेंस दैट आर विजिबल अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड. हमें रोड के दाएं बाएं से मतलब नहीं है. इसका मतलब जब कभी भी हम साइड डिस्टेंस की बात करेंगे, हम रोड पर लेंथ के अलोंग इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कितनी रोड की लेंथ हमें विजिबल है, हम उस लेंथ की बातचीत करने वाले हैं. साइड में तुम्हें 2 किलोमीटर दिख रहा है, कोई मतलब नहीं है. अब जैसे मान लो ये सिचुएशन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सिचुएशन. तो मान लो ये व्हीकल यहां पे मूव कर रहा है, अगल बगल ये 100 किलोमीटर देख ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन लेंथ के अलोंग मैक्सिमम तो ये यही डिस्टेंस अभी विजुलाइज कर सकता है ना. यस और नो. तो दिस विल रिफर एज द साइड डिस्टेंस. ऑलवेज वी विल मेजर द साइड डिस्टेंस, वी विल डिफाइन द साइड डिस्टेंस अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड. ये बात क्लियर हो गई. तो एज ए डिजाइनर हम हमेशा चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी को इंश्योर करें. हम रोड को इस तरीके से डिजाइन करें, हम रोड के एलिमेंट को इस तरीके से डिजाइन करें कि हमारे यूजर के पास ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी हो, ताकि वो जितने भी ट्रैफिक के ऑपरेशंस हैं उनको सेफली कंडक्ट कर पाए और सेफ रहे. यही तो चाहत है हमारी. बात समझ में आई कि नहीं. ये तो हम चाहते हैं एज ए डिजाइनर. तुम भी तो अपनी कुछ रिक्वायरमेंट के बारे में बताओ. तुम भी तो मुझे बताओ कि सर जब मैं रोड पे मूव करूंगा तो अगर मैं अपने व्हीकल को स्टॉप करना चाह रहा हूं तो ऐसा तो है नहीं पिक्चर चल रही है कि ब्रेक लगाया गाड़ी खड़ी. ऐसा तो नहीं होगा ना. अरे भैया ब्रेक लगाओगे क्योंकि आप किसी स्पीड से मूव करते हुए आ रहे थे, आपके व्हीकल का कुछ मास था, तो जाहिर सी बात है ब्रेक को अप्लाई करने के बाद भी आप कुछ डिस्टेंस को कवर करेंगे और तब जाके आपकी स्पीड 0 होगी फाइनली. तो आप भी तो बताओ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. समझ पा रहे हो दोनों में डिफरेंस? समझ पा रहे हो? तो हमारे यूजर की क्या चाहत है, हम पहले ये समझना चाह रहे हैं. जब हम यूजर की चाहत को समझ जाएंगे कि भाई कृष्णा कह रहा है सर हमें रोड पे अपने आप को सेफली रोकने के लिए 100 मीटर की डिस्टेंस चाहिए, रोहन कह रहा है सर हमें 120 मीटर चाहिए, एहसान कह रहे हैं सर हमें 125 मीटर चाहिए, विवेक कह रहा है सर हमें 90 मीटर चाहिए, अंशु कह रहा है सर हमें 130 मीटर की डिस्टेंस चाहिए. सबने अपनी अपनी चाहतें बता दी ना. यस और नो. सबने अपनी अपनी चाहत डिस्कस कर ली कि सर मुझे रोड पर सेफ मूवमेंट के लिए कम से कम इतनी विजिबिलिटी चाहिए. मैं चाहता हूं कि आप सभी सेफ रहें, तो एज ए डिजाइनर अब मैं ऐसी रोड बनाऊंगा जिसमें मान लो मैं विजिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता हूं 150 मीटर की. सबकी चाहत पूरी हो गई. समझ रहे हो बात को? सारा खेल चाहत का है. समझ रहे हो बात को? यस और नो? समझ रहे हो बात को? यस और नो? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट बेटा? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस और नो? तो ये जो आपने बोला ना सर मुझे 90 मीटर चाहिए, मुझे 95 मीटर विजिबिलिटी चाहिए, मुझे 120 मीटर विजिबिलिटी चाहिए, ये सब थी आपकी एनालिसिस. सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट. मैं एक ऐसी साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करूंगा, मैं एक ऐसी विजिबिलिटी प्रोवाइड करूंगा, इंश्योर करूंगा वाइल डिजाइनिंग द रोड,
which should be sufficient for all the users. That is the design problem. तो डिजाइन तो तब कर पाएंगे ना जब एनालिसिस करेंगे। जब तक तुम्हारी चाहतों को हम समझेंगे नहीं तो उन चाहतों को पूरा कैसे किया जाएगा। तो किसी भी चाहत को पूरा करने के लिए सबसे पहले चाहत को जानना और समझना भी तो जरूरी है। आ गया है वो समय जब तुम्हारी चाहतों की बात होगी। तो व्हाट डू यू मीन बाय द साइड डिस्टेंस? सिंपली इट इज द विजिबल डिस्टेंस अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड। एक रोड पर लेंथ के अलोंग हमें कितनी विजिबिलिटी मिल रही है, कितनी विजिबिलिटी है, उसको मैं बोल सकता हूं साइड डिस्टेंस। दैट आई कैन रिफर एज द साइड डिस्टेंस। दैट आई कैन रिफर एज द साइड डिस्टेंस। ये बात सभी को क्लियर है बेटा? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो अलग अलग ऑपरेशंस के लिए, अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास यहां पर हम लोग 4 तरीके की साइड डिस्टेंस के बारे में बातचीत करेंगे। एक एक करके करेंगे, डिटेल में करेंगे। तो फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, अनदर इज गोइंग टू बी द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, तीसरी जो होगी हमारी वो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होगी, और चौथी जो साइड डिस्टेंस होगी वो हेडलाइट साइड डिस्टेंस होगी। फोर्थ वन इज गोइंग टू बी द हेडलाइट साइड डिस्टेंस। ठीक है, चलो अब एक एक करके चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एसएसडी। इसके और भी नाम भी हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। सबका मतलब एक ही है। आप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोल दीजिए, आप एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस बोल दीजिए, आप नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस बोल दीजिए, सबका मतलब एक ही है। बहुत बढ़िया पिक्चर है, सारा खेल इससे समझ में आ जाएगा। ये एक व्हीकल मूव कर रहा है। अभी मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपकी चाहत क्या है। ठीक है, अब इस व्हीकल में तुम बैठे हो, इस व्हीकल को ड्राइव करने वाले तुम हो। तुम रोड पे मस्त किसी स्पीड वी से, और पूरे सब्जेक्ट में बेटा जहां पर भी मैं स्मॉल वी लिखूंगा, मतलब स्पीड की जो यूनिट है वो हम लेने वाले हैं मीटर पर सेकंड में। और पूरे सब्जेक्ट में जहां पर भी कैपिटल वी लिख दूंगा वहां पर यूनिट क्या होगी? बाय डिफॉल्ट याद रखना kmph। तो ये नोटेशंस हम लोग फॉलो करने वाले हैं, अभी बता दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। स्मॉल वी यूनिट विल बी मीटर पर सेकंड, कैपिटल वी यूनिट विल बी kmph। यार हम एक रोड पे जा रहे हैं, अचानक से मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, क्या होगा? मैं मूव कर रहा था, अचानक से एक ऑब्जेक्ट आ गया, क्या होगा बताओ? सडनली एक ऑब्जेक्ट अपीयर हो गया, क्या होगा? मैं तो किसी एक स्मॉल वी स्पीड से मस्त मूव कर रहा था और अचानक से मेरे सामने कोई एक ऑब्जेक्ट आ गया, तो जाहिर सी बात है हम ब्रेक लगाने की कोशिश तो करेंगे। लेकिन अगर हम ब्रेक लगा रहे हैं और हमारे और ऑब्जेक्ट के बीच में सफिशिएंट डिस्टेंस नहीं है, तो चाह कर भी हम उस कोलिजन को अवॉइड नहीं कर पाएंगे। मानते हो कि नहीं? क्योंकि हमारे पास उतनी विजिबिलिटी ही अवेलेबल नहीं है, रोड पर उतनी डिस्टेंस ही अवेलेबल नहीं है ताकि मैं ब्रेक को अप्लाई करके सेफली अपने व्हीकल को स्टॉप कर पाऊं विदाउट एनी कोलिजन। अब हम वी वेलोसिटी से जा रहे हैं, 1 किलोमीटर बाद कोई एक ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा उस ऑब्जेक्ट के साथ कोई कोलिजन हो। तुम लगाओ ब्रेक आराम से। अरे भैया 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में तो रोक ही लोगे अपने आप को। You will be safely stop your vehicle if the available distance is sufficient.
यस और नो? तो ये कितनी विजिबिलिटी रखें, कितनी विजिबिलिटी अभी रख नहीं रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि तुम्हारे लिए कितनी विजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। तुम अपनी चाहत मुझे बता दो कि सर मुझे व्हीकल को सेफली रोकने के लिए कम से कम इतने मीटर की डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। इसका मतलब मेरे लिए विजिबिलिटी कम से कम इतनी होनी चाहिए। सॉरी, अकॉर्डिंगली आई विल डिजाइन द रोड, अकॉर्डिंगली आई विल डिजाइन द रोड। तो अभी हम लोग कर रहे हैं एक तरीके से एनालिसिस। तो इसीलिए मैंने अभी यहां पर ले लिया एक व्हीकल है जो कि 20 स्पीड से, क्या हो गया यार, ये तो मौसम भी एक तो ठंडा गर्म से बड़ा परेशानी मुझे। ध्यान रखो भाई, वेदर चेंज हो रहा है। ठंडी गर्मी, ठंडी तो नहीं कहेंगे, बारिश वारिश का माहौल है। तो थोड़ा बचाव करिए। एक मिनट। चलें कंटिन्यू करें। समझ पा रहे हो इन सब बातों को जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स? यस और नो बेटा, एक बार कंफर्म करना जरा, एक बार कंफर्म करना। So now let's see how we can define the stopping side distance. कैसे मैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को या नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस को या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस को डिफाइन कर सकता हूं, जरा इस बात को समझिए। क्या मैं बोल सकता हूं इट इज द मिनिमम डिस्टेंस along the length of the road that should be available on the road so that a vehicle can stop without any collision. मैं अब उस साइड डिस्टेंस की, मैं उस रोड पर अवेलेबल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं कि अगर वो डिस्टेंस सफिशिएंट है तो वहां पर कोई भी यूजर अपने व्हीकल को सेफली रोक सकता है विदाउट एनी कोलिजन। अगर विजिबिलिटी इस डिस्टेंस से कम होगी तो कोलिजन हो जाएगा। अगर रोड पर विजिबिलिटी इस रिक्वायर्ड एसएसडी से ज्यादा होगी तो कोलिजन नहीं होगा। तो हम कोलिजन को अवॉइड कर सकते हैं। इन दैट केस वी कैन इजिली और सिंपली अवॉइड द कोलिजन। बोलो मेरे लाल। तो आओ फिर खेलते हैं एनालिसिस। अब ये होता क्या है कि मान लीजिए एक व्हीकल है जो कि वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अचानक से इसे दिखा कि भैया कोई आ गया है। भाई साहब चाहते हैं कि अब हम यहां पर कोलिजन को अवॉइड करें, तो देखते हैं ये ब्रेक लगाएं और फाइनली यहां पर पहुंचते पहुंचते इनकी स्पीड 0 हो जाए। उसके लिए इनको कितनी डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है हम ये जानना चाह रहे हैं। इफ द व्हीकल इज मूविंग विद द स्पीड v and finally it wants to achieve the velocity that will be equal to 0 to avoid the collision, in that case what is the distance required by this vehicle or by the driver that we want to analyze? ठीक है साहब, अब जरा कहानी समझो। देखो जीवन में कोई भी कंडीशन हो, हमारे माइंड को ना काम करने के लिए चाहिए थोड़ा टाइम। जैसे कभी कभी मैं तुम लोग को कोई सवाल देता हूं, बहुत सारे लोग उसमें क्या कर देते हैं, सिली मिस्टेक कर देते हैं। पूछा कुछ और रहा है, बता कुछ और दिया। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, सवाल को पढ़ने में करते हैं जल्दबाजी। सवाल को प्रॉपरली समझ नहीं रहे कि भैया क्या दिया गया है, क्या पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी हड़बड़ मची पड़ी है और बस आंसर दे दिया, आंसर हो गया गलत। जीवन में हर परिस्थिति में, ध्यान रखना मेरी इस बात को, जीवन में हर परिस्थिति में रिएक्ट करने के लिए आपको चाहिए टाइम। अगर अपने दिमाग को आपने वो टाइम प्रॉपरली प्रोवाइड कर दिया तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने उस रिएक्शन टाइम से छेड़खानी करी तो हो जाती प्रॉब्लम।
मान लो किसी ने कुछ कहा तुमसे, बहुत प्रैक्टिकल, किसी ने तुम्हारे बारे में किसी से कुछ कहा, तुम्हें पता चला, तुम्हारे पास एक सिचुएशन आई कि भाई आपके बारे में किसी ने दो गलत बातें बोली हैं, ऐसी ऐसी मुझे पता चला है। अब आपके पास दो चॉइस है, क्योंकि आपके ऊपर एक्शन हुआ तो अब आप करना चाहेंगे रिएक्शन। उस सिचुएशन को लिए अगर आपने एक सफिशिएंट कूलिंग टाइम प्रोवाइड कर दिया अपने माइंड को, तो आप हो सकता है उस सिचुएशन में रिएक्ट ही ना करें। उस सिचुएशन को प्रॉपरली समझने के बाद आपको लगेगा कि इसमें कुछ कमेंट करना भी ठीक नहीं है, खत्म करो बात को। अचानक से आया आपको गुस्सा, ना सोचा ना समझा, चालू हो गए, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? इसलिए बोलता हूं जब भी कोई सवाल आए तो सबसे पहले पढ़ो, समझो, पूछा क्या गया, सॉल्यूशन सब बात की बात है भाई। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, इसका एक मैं आपसे एग्जांपल भी आपको देता हूं जिससे आप और इन चीजों को रिलेट कर पाए। एक बहुत प्यारा सा और सिंपल सा सवाल है, जब हम इतने बड़े थे तब से वो सवाल सुनते चले आ रहे हैं। बेटा व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? तो आई थिंक आप सभी 20, 21, 22 साल के हैं और इस सवाल का सामना आप हजारों बार कर चुके होंगे अपनी लाइफ में। यस और नो? आपको याद भी नहीं कि कितनी बार ये सवाल आपसे पूछा गया और आपने इसका आंसर दिया है। मेरा सवाल तुमसे ये है कि द मोमेंट माई क्वेश्चन वॉज फिनिश्ड, जिस मोमेंट पे मेरा ये क्वेश्चन फिनिश हुआ था व्हाट इज योर नेम, क्या उसी सेम मोमेंट पे आपका आंसर आ गया था? क्या यह संभव है कि जैसे ही जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा यह सवाल खत्म हो रहा है उसी पर्टिकुलर टाइम पे आप अपना आंसर दे दें? इज दिस प्रैक्टिकली पॉसिबल? इज दिस प्रैक्टिकली पॉसिबल? यस और नो? इज दिस प्रैक्टिकली पॉसिबल? यस और नो? बोलो बेटा, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? यस और नो? इज दिस प्रैक्टिकली पॉसिबल? यस और नो? आप ही बताओ। नो, ऐसा कभी नहीं होगा। रोहन फिर से सुनो मेरे सवाल को। मेरा सवाल ये मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, इसी टाइम पे क्या आपका आंसर आ जाएगा? देयर विल बी सर्टेन लैग। मेरे सवाल खत्म होने और आपके आंसर आने के बीच में समय का कुछ होगा गैप। अरे 1-2 घंटे नहीं होगा, 1 सेकेंड होगा, आधा सेकेंड होगा, आधे का आधा सेकेंड होगा, बट देयर विल बी अ सर्टेन गैप। वो गैप पता क्यों आया? क्योंकि जब मैंने आपसे सवाल किया तो आपने उस सवाल को समझा। अरे भैया तुम्हारे 4 नाम हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हें चिंटू कह के बुलाते हैं, तुम्हारे स्कूल में तो कॉलेज में तुम्हारा अलग नाम चल रहा है, तुम्हारे जो क्लोज फ्रेंड सर्कल है उसमें तुम्हारा एक अलग नाम चल रहा है, तुम्हारे जो बहुत अच्छे क्लोज वाले फ्रेंड है वो तुम्हें किसी अलग नाम से बुलाते हैं। समझदार तुम हो ही हो ना, समझ तो तुम गए होगे। तो जब मैंने तुमसे सवाल पूछा व्हाट इज योर नेम, तो तुमने उसको समझा कि सर सवाल पूछ रहे हैं, सर मेरा नाम पूछ रहे हैं, सर को ऐसा तो है नहीं कि बहुत क्लोज वाले जो फ्रेंड हैं तुम्हारे वो वाला नाम तुम मुझे बता दोगे? बताओ, वो वाला नाम तो अलग है ना। क्यों भाई? खुशी देखिए चेहरे पे, कमेंट में खुशी दिख रही है मुझे, वो चेहरा भी देखने की जरूरत नहीं है। तो तुमने एनालाइज किया होगा ना कि सर को कौन सा नाम हम बताएं। प्यार मोहब्बत से दोस्त तुम्हें तुम्हारे किसी और नाम से बुलाते हैं, वो वाला नाम थोड़ा बता दोगे यहां पे। घर वाले प्यार से किसी और नाम से बुलाते हैं जिसको तुम निकनेम बोल देते हो, वो थोड़ा बता दोगे। तुमने अपना प्रोफेशनल नेम बताया सोच समझ के। मैंने कब कहा कि इस पूरे प्रोसेस में तुम्हें 2-4-10 घंटे 1-2 दिन का टाइम लग जाएगा, बट मैं ये कह रहा हूं
कि द मोमेंट आई विल फिनिश माई क्वेश्चन एंड द मोमेंट यू विल प्रोवाइड योर आंसर देयर विल बी अ सर्टेन टाइम गैप, दैट्स इट। और ये जो टाइम लगा बेटा, इसी को बोलते हैं रिएक्शन टाइम, इसी को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। तो जब आपका ड्राइवर v स्पीड से मूव कर रहा था, अचानक से इसने एक ऑब्जेक्ट को देखा, ये चाह कर भी ऑब्जेक्ट को देखते ही ब्रेक लगा ही नहीं सकता है। जैसे इसने ऑब्जेक्ट को देखा, ये सिचुएशन इनके भाई साहब के दिमाग में पहुंची। अब इस सिचुएशन को एनालाइज करने में, इस सिचुएशन को रिएक्ट करने में इन्हें कुछ ना कुछ टाइम रिक्वायर्ड होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टाइम। जरा ध्यान से समझिएगा बेटा, अभी आपने इस ऑब्जेक्ट को देख तो लिया है लेकिन ब्रेक अप्लाई नहीं किया है। ऑब्जेक्ट को देखने के बाद और ब्रेक अप्लाई करने के दौरान जो डिस्टेंस आपने कवर कर ली है, क्योंकि व्हीकल तो तुम्हारा अभी भी v स्पीड से मूव ही कर रहा है ना, तो कुछ डिस्टेंस आपने कवर कर ली है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं लैग डिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं लैग डिस्टेंस, द डिस्टेंस कवर्ड इन द रिएक्शन टाइम। व्हाट इज द लैग डिस्टेंस? इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इन द रिएक्शन टाइम। थोड़ा सा रिएक्शन टाइम लेने के बाद आपके ड्राइवर को समझ में आया कि इस हालात में मुझे अप्लाई करने हैं ब्रेक, और यहां पर ब्रेक आपने अप्लाई किया। अब तुम फिर से जानते हो, क्योंकि तुम किसी स्पीड से मूव कर रहे थे, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ब्रेक लगाते ही आपका व्हीकल स्टॉप हो जाए। ब्रेक लगाने के बाद भी आप कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं मेरे लाल, और इसी प्यारी सी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, इसी प्यारी सी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेक लगाने के बाद आपने कुछ डिस्टेंस कवर की और फाइनली यहां पर पहुंचते पहुंचते इस ऑब्जेक्ट पे कोलिजन को आपने अवॉइड किया, क्योंकि आपकी स्पीड हो गई है 0। अगर ये स्पीड 0 नहीं होती तो फिर कोलिजन हो जाता। तुम्हें नहीं लगता है ये जो टोटल डिस्टेंस है, यही मेरी चाहत है कि सर अगर रोड पर इतनी विजिबिलिटी अवेलेबल होगी तो मैं इस कोलिजन को अवॉइड कर सकता हूं। इफ देयर विल बी द विजिबिलिटी दैट विल बी इक्वल टू द रिक्वायर्ड एसएसडी, एक व्हीकल को सेफली रोकने के लिए जितनी डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, अगर मेरी विजिबिलिटी उतनी या उससे ज्यादा होगी तो मैं सेफ हूं, अदरवाइज मैं अनसेफ हूं। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या ऐसा बोल दूं अगर मैं, तो गलत तो नहीं होगा? बोलो बेटा, अगर मैं ऐसा बोल देता हूं तो गलत तो नहीं होगा? तो अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये जो एसएसडी होगी दैट विल बी इक्वल टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। एक व्हीकल को सेफली रोकने के लिए कितनी डिस्टेंस की आपको जरूरत है, वो मैं बोल सकता हूं वो लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस के समेशन के बराबर होगी। दैट विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ लैग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस। That will be equal to the summation of lag distance and braking distance, yes or no? तो अगर मैं किसी भी तरीके से ये लैग डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लूं और ये ब्रेकिंग डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लूं तो हमारा काम हो जाएगा। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आईआरसी ने एसएसडी को डिफाइन करने के लिए जो हाइट ऑफ द ड्राइवर्स आई लेवल कंसीडर किया है अबव द रोड सरफेस। जो आपका ड्राइवर है उसका ये जो आई लेवल है रोड सरफेस के ऊपर कितना है, उसको उन्होंने कंसीडर किया है 1.2 मीटर। और हर ऑब्जेक्ट के लिए आप ब्रेक अप्लाई नहीं करते हैं, तो कम से कम आपके ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 0.15 मीटर होनी चाहिए। दैट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द एसएसडी एज पर आईआरसी, दैट इज 0.15 मीटर। तो ये दो एसएसडी को डिफाइन करने के लिए, एसएसडी को कैलकुलेट करने के लिए दो वैल्यूज हैं जो आईआरसी ने रिकमेंड की हैं, आपको ध्यान रखना है।
height of the driver's eye level above the road surface, that is capital H, that is equal to 1.2 meter, and minimum height of the object, that will be 0.15 meter. For the calculation of the SSD have been considered by the IRC. यार एक बात बताओ, बचपन में मुझे पढ़ाया गया था और मुझे उम्मीद है तुम्हें भी पढ़ाया गया होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो कुछ लोग अंग्रेजी में पढ़े होंगे तो होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें लैग डिस्टेंस निकालना है और हमें ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है, तो क्या मैं लिख सकता हूं लैग डिस्टेंस जो होगी वो स्पीड ऑफ द व्हीकल इनटू रिएक्शन टाइम के बराबर होगी। आपका व्हीकल जिस समय ऑब्जेक्ट को देख रहा है उस समय कितनी स्पीड है ये तो आपको पता है ना। आपका व्हीकल किस स्पीड से मूव कर रहा है ये तो आपको पता है। हमें क्या नहीं पता है, हमें अपना रिएक्शन टाइम नहीं पता है। और तुम्हें नहीं लगता है कि हर यूजर का, हर ड्राइवर का रिएक्शन टाइम अलग अलग होगा? मेरा किसी सिचुएशन पे रिएक्ट करने के लिए टाइमिंग की रिक्वायरमेंट अलग होगी, मुझे कुछ अलग टाइम चाहिए होगा, आपकी टाइम की रिक्वायरमेंट अलग होगी। यस और नो? एवरी यूजर इज हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट। और एक रोड पे तो n नंबर टाइप ऑफ यूजर हैं, हम किसके रिएक्शन टाइम के लिए रोड को डिजाइन कर दें? समस्या ये है। हम इस लैग डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए किस यूजर का रिएक्शन टाइम कंसीडर कर लें, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम किसी यूजर का रिएक्शन टाइम कंसीडर नहीं करेंगे। जब जब मामला गंभीर होगा हम चुपचाप पहुंच जाएंगे किसके पास? आईआरसी के पास। तो हम गए आईआरसी के पास, हमने कहा एक बात बताइए साहब, रोड बनानी है, अब उसमें कौन कौन से यूजर होंगे, अभी तो कितने नए यूजर आएंगे, हम किसका किसका रिएक्शन टाइम पता करें? तो हमारे बस का नहीं है कि हम हर यूजर का रिएक्शन टाइम पता कर पाएं और उसके बाद किसी एक रिएक्शन टाइम के लिए एसएसडी को कैलकुलेट करें और उसके बाद हम रोड को डिजाइन करें। ये तो हमारे लिए प्रैक्टिकली संभव नहीं है। आईआरसी ने कहा यार बात तो तुम सही बोल लो। तो आईआरसी ने एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं पीआईवी थ्योरी। आईआरसी ने एक थ्योरी को फॉलो किया जिससे वो इस रिएक्शन टाइम को समझ पाएं और आपकी कुछ हेल्प कर पाएं। इसको बोलते हैं पीआईईवी थ्योरी। ये एक्चुअली कोई हाईवे इंजीनियरिंग की थ्योरी नहीं है, ये आपके ब्रेन की स्टडी है। तो उस स्टडी को यहां पे हेल्प ली गई जिससे हम डिफाइन कर पाए रिएक्शन टाइम का गेम क्या है। अब इस पी में, आईईवी थ्योरी में, पी का मतलब होता परसेप्शन, आई का मतलब होता है इंटेलेक्शन, ई का मतलब होता है इमोशन और वी का मतलब होता है वायलेशन। पी स्टैंड्स फॉर द परसेप्शन, आई स्टैंड्स फॉर द इंटेलेक्शन, ई स्टैंड्स फॉर द इमोशन एंड वी स्टैंड्स फॉर द वायलेशन। जरा समझना, मान लो ये तुम्हारा ब्रेन है, मान तो सकते हो, है कि नहीं पता नहीं, मान लो ये तुम्हारा ब्रेन है। सबसे पहले जब आपके सामने अचानक से एक ऑब्जेक्ट आया तो आपकी आंखों ने एक सिग्नल भेजा आपके ब्रेन के पास, आपने उस पूरी सिचुएशन को परसीव किया थ्रू द हेल्प ऑफ द विद द हेल्प ऑफ द आईज। दिमाग ने इस पूरी पिक्चर को भेज दिया, सॉरी, आंखों ने इस पूरी पिक्चर को, सीन को भेज दिया आपके दिमाग के पास। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव परसीव्ड द इंटायर सिचुएशन। अब जब दिमाग के पास पहुंचा कुछ डेटा तो दिमाग ने अपना काम करना शुरू किया जिसको बोलते हैं एनालिसिस। उसी को दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं इंटेलेक्शन। दिमाग ने अपनी इंटेलिजेंस लगाना शुरू किया, उस पूरे सिचुएशन को समझना शुरू किया। तो अब यहां पर कुछ टाइम लगेगा दिमाग को चीजों को समझने में, यस और नो? कि बस देखते ही क्विक। अरे भैया हमारे दिमाग के पास कोई दिमाग नहीं होता है, तुम्हारे पास दिमाग है लेकिन हमारे दिमाग के पास कोई दिमाग नहीं होता, पता है कि नहीं है? तो चीजों को एनालाइज करने में, समझने में ब्रेन को लगा कुछ टाइम। अब जब आप एनालाइज करेंगे तो आपके अंदर जज्बात डेवलप होंगे, जैसे डर, यार इस ऑब्जेक्ट से कोलाइड कर गए तो क्या हुआ,
धरती छोड़ के निकल लेंगे तो क्या होगा, चोट लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये क्या बदतमीजी है, अचानक से ये ऑब्जेक्ट कैसे आ गया, मुझे सर बड़ा गुस्सा आ रहा है, सर घर वालों की बड़ी याद आ रही है, बहुत प्यार उमड़ रहा है। ये सब क्या है? इमोशंस। जैसे ही दिमाग ने इस सिचुएशन को एनालाइज किया, फिर आपका कुछ टाइम लगेगा अपने इमोशंस को बैलेंस करने में, इमोशंस को कंट्रोल करने में, लाइक एंगर, डेंजर, फियर, लव, अफेक्शन, सारी चीजें। कुछ टाइम उसमें चला गया। जब इतना खेल हो गया, उसके बाद अब तुम्हारे ब्रेन ने क्या करा है, एक फाइनल डिसीजन लिया है कि भैया ब्रेक लगाना है कि नहीं लगाना है, क्या करना। अब माइंड रेडी है और माइंड ने सिग्नल भेज दिया आपके हाथ या पैर को कि अप्लाई द ब्रेक। और फाइनली आपने जो डिसीजन ले लिया, दैट इज द वायलेशन। तो मैं नहीं लगता ये पिक्चर यहां पर शुरू हुई थी, पिक्चर यहां पर खत्म हुई है। इसके बीच में जो टाइम लगा है, इसी को हम रिफर कर सकते हैं एज द रिएक्शन टाइम। जब आपने पूरी सिचुएशन को देखा और जब आपने फाइनल डिसीजन लिया, उसके बीच में क्या कुछ टाइम है? इसी टाइम पे तुम, ये सब कुछ चल रहा है लेकिन तुम्हारी व्हीकल भी तो 20 स्पीड से मूव कर रही है। और जब व्हीकल किसी स्पीड से मूव कर रहा है किसी टाइम तक, तो वो भैया कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर कर लेगा, और उसी डिस्टेंस को तो तुमने बोला है लैग डिस्टेंस। तो अगर मुझे लैग डिस्टेंस निकालनी है तो मुझे किसी तरीके से बस आप ये बता दो रिएक्शन टाइम क्या होता है, रिएक्शन टाइम कितना लें। अगर ये कोई मुझे बता दे तो मैं ये लैग डिस्टेंस निकाल सकता हूं। तो यहां पर तुम्हारी मदद कर दी आईआरसी ने। आईआरसी ने बोला जनरली जो ड्राइवर का ऐसी सिचुएशन पे रिएक्शन टाइम है वो 0.5 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड तक वेरी करेगा। Every user will have the different reaction time. Every user will have the different reaction time. Generally, the reaction time of the driver in this situation will vary from 0.5 to 5 सेकेंड। बट एसएसडी के कैलकुलेशन के लिए आईआरसी ने आपको रिकमेंड किया कि आप रिएक्शन टाइम को 2.5 सेकेंड कंसीडर कर लीजिए। साहब आईआरसी का ऐसा मानना है कि इतने टाइम में लगभग 90% यूजर जो होंगे वो इस टाइम में या इससे कम टाइम पे रिएक्ट कर देंगे। तो अब हम एक एक यूजर का रिएक्शन टाइम तो पता नहीं कर सकते। एज अ डिजाइनर हम एक एक यूजर का रिएक्शन टाइम तो पता नहीं कर सकते हैं, तो हमें एक जनरल गाइडलाइन चाहिए थी। तो यहां पर आईआरसी ने हमारी हेल्प कर दी कि फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द लैग डिस्टेंस, एसएसडी में लैग डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए आप रिएक्शन टाइम कंसीडर कर सकते हैं 2.5 सेकेंड का। तो यार प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। दिस इज गोइंग टू बी द लैग डिस्टेंस। अब अगर मुझे एसएसडी निकालना है तो अब मैं निकालना चाह रहा हूं ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा। जब आपने ब्रेक अप्लाई किया था तो ए सिचुएशन पे तुमने देखा था, बी तक आते आते यहां पर तुमने ब्रेक को अप्लाई किया था, और यहां पर फाइनली तुम्हारी स्पीड, यहां पर स्पीड क्या थी v, और यहां पर स्पीड हो गई थी 0 सी पे, और ये डिस्टेंस जो थी जिसको तुमने बोला था ब्रेकिंग डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस यू हैव रिफर्ड एज द ब्रेकिंग डिस्टेंस, यस और नो? दिस डिस्टेंस यू हैव रिफर्ड एज द ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो भैया अब ये ब्रेकिंग डिस्टेंस जानने के लिए हमने क्या करा, सिंपल सा कंसेप्ट ले लिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। और जरा देखो, जरा देखो कैसे हम निकाल सकते हैं इस ब्रेकिंग डिस्टेंस को। हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी अगर मैं बात करूं तो मैं लगा दूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनली स्पीड हो गई 0, तो हाफ एम 0 का स्क्वायर। दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी।
yes or no? This is total change in the kinetic energy between the point B and C, yes or no? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स होगा फ्रिक्शन का फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? एलबी। और तुम सभी जानते हो बेटा फ्रिक्शन का फोर्स जो होता है वो फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता है, और नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो व्हीकल के सेल्फ वेट के बराबर होगा। और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में टायर और पेवमेंट के बीच में जो फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट है दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। तो क्या मैं लिख सकता हूं दिस इज गोइंग टू बी स्मॉल एफ इंटू एम इंटू जी इंटू एल बी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एल बी विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर एम एम खत्म अपॉन 2gf, LB will be equal to V square upon 2gf, where F is the longitudinal, क्योंकि अभी जो मूवमेंट हो रहा है आपके व्हीकल का वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हो रहा है। तो कहना इसे स्मॉल f इज गोइंग टू बी द लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, स्मॉल f इज गोइंग टू बी द लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। और एज पर आईआरसी तुमने बात करी थी कि जो f की वैल्यू होती दैट विल वेरी फ्रॉम 0.35 टू 0.40, ये कल डिस्कस किया था, इसको नोट कर लो बेटा। क्लियर है बेटा सभी को? यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है? नोटेड। चलिए, तो फाइनली क्या मैं अब लिख सकता हूं कि एस एच डी विल बी इक्वल टू वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf, yes or no? From here you will get the SHD in meter if we are considering the V in meter per second and the reaction time in second and G in meter per second square, yes or no? तो अगर आप इन यूनिट्स का यूज करते हैं तो यहां पर आपको SHD मिल जाएगा। तो SHD will be equal to lag distance plus braking distance, lag distance will be simply
v इंटू टी आर, और ब्रेकिंग डिस्टेंस विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2gf। ब्रेकिंग डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2v स्क्वायर अपॉन 2gf। इन दिस वे हम सिंपली निकाल सकते हैं टोटल एसएसडी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो जितने भी हमारे, अब देखो हर रोड के लिए आपको डिजाइन स्पीड पता होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक नेशनल हाईवे डिजाइन कर रहे हैं, प्लेन टेरेन में डिजाइन कर रहे हैं, तो आपको पता है कि प्लेन टेरेन के लिए नेशनल हाईवे की डिजाइन स्पीड जो होगी वो 100 kmph होगी। यस और नो? तो अगर व्हीकल हमारा 100 kmph से मूव करता है तो उसके लिए कितनी विजिबिलिटी है जो रिक्वायर्ड है फ्रॉम एसएसडी पॉइंट ऑफ व्यू, वो विजिबिलिटी हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, so that when we will design the road, तो we will design the all the elements of the road such that कि ये विजिबिलिटी हमारे यूजर के पास हमेशा क्या रहे, अवेलेबल रहे, ताकि ऐसी सिचुएशन पे जब कभी भी हमारे यूजर को व्हीकल को स्टॉप करने की जरूरत हो तो यूजर सेफली अपने व्हीकल को स्टॉप कर पाए। क्लियर है बात सभी को? चलिए भाई, अब एक चीज और आती है। अभी तक हम लोगों ने बात की थी जहां पर रोड पर कोई भी ग्रेडियंट नहीं था, जहां पर रोड पर कोई भी ग्रेडियंट नहीं था, कोई भी स्लोप नहीं था। बट सिचुएशन तो मेरे भाई ऐसी भी हो सकती है, सिचुएशन तो कुछ इस तरीके की भी हो सकती है, व्हेन द व्हीकल इज मूविंग ऑन प्लस पॉजिटिव ग्रेडियंट और ऑन निगेटिव ग्रेडियंट। बोलो भाई, रोड पर स्लोप भी तो हो सकता है। तो पॉजिटिव ग्रेडियंट हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया +n% से, निगेटिव ग्रेडियंट हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया -n% से। तो अगर हमारे रोड पर कोई ग्रेडियंट है तो क्या इस ग्रेडियंट का हमारे एसएसडी पे, रिक्वायर्ड एसएसडी पे कोई फर्क पड़ेगा? तो इसको भी आप डिराइव कर सकते हैं, सेम कंसेप्ट। अब यहां पर आपको थीटा डिग्री पे कंपोनेंट लेने पड़ेंगे सभी फोर्सेस के, ठीक है। इसका एक आसान तरीका क्या है कि एनालिसिस से भी कंसेप्चुअली आप इसको डिराइव कर सकते हैं। देखो, रोड पर ग्रेडियंट है या नहीं है, इससे लैग डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लैग डिस्टेंस तो सिंपल क्या था, v इंटू टी आर। वेलोसिटी क्या है व्हीकल की, किस स्पीड से व्हीकल आपका मूव कर रहा है, और ड्राइवर का रिएक्शन टाइम क्या है, और ये दोनों ही बातें इंडिपेंडेंट हैं आपके ग्रेडियंट से। तो देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ द ग्रेडियंट इन द केस ऑफ लैग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस पे ग्रेडियंट का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यस और नो? लेकिन ब्रेकिंग डिस्टेंस में फर्क जरूर पड़ेगा। कैसे? जब आपका व्हीकल अपवर्ड ग्रेडियंट में मूव करेगा तो इसकी ब्रेकिंग डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि जब हमारा व्हीकल अपवर्ड ग्रेडियंट में मूव कर रहा होगा तो उसके व्हीकल का एक कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सो इफ द व्हीकल इज मूविंग ऑन द अपवर्ड ग्रेडियंट, द रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज गोइंग टू बी डिक्रीज। मानते हो कि नहीं? सिमिलरली अगर व्हीकल हमारा फॉलिंग ग्रेडियंट में, डाउनवर्ड ग्रेडियंट में मूव कर रहा है तो उस केस में उसकी ब्रेकिंग डिस्टेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो फाइनली एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, देयर विल बी नो चेंज इन द लैग डिस्टेंस। तो लैग डिस्टेंस हमने एज इट इज रखा है सिंपली v इंटू टी आर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ब्रेकिंग डिस्टेंस में v स्क्वायर अपॉन 2g f प्लस माइनस n%। तो +n% आप कंसीडर कर लेंगे बेटा जब ग्रेडियंट आपका अपवर्ड होगा या राइजिंग ग्रेडियंट होगा, और -n% कंसीडर कर लेंगे जब ग्रेडियंट आपका डाउनवर्ड या फॉलिंग होगा। सेम एक्सप्रेशन को आप डिराइव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे डिराइव करेंगे? वी विल यूज द सेम कंसेप्ट दैट चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द 2 पॉइंट विल बी इक्वल टू द वर्क डन। बट यहां से डायरेक्टली भी आप इसको इस तरीके से रिफर कर सकते हैं। तो वी कैन रिफर दिस एज डायरेक्टली ऑल्सो। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द ग्रेडियंट ऑन द एसएसडी। अब जो आपने बात करी थी कॉफिशिएंट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, तो ये जो डेटा है ये आपको भी आईआरसी ने प्रोवाइड किया है। देखिए, तो आईआरसी ने बोला कि अगर स्पीड ज्यादा होगी तो एफ की वैल्यू कम कंसीडर करिए,
और अगर स्पीड कम होगी तो एफ की वैल्यू ज्यादा कंसीडर करिए, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। और आईआरसी ने ये जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट आपको डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं, ये सेफेस्ट कंडीशन के लिए बताएं। और क्या सेफ कंडीशन है? इन्होंने बोला रोड पर हालात कितने भी खराब हों, तुम्हें इतना एफ मिलेगा जो तुम्हारे व्हीकल को स्टॉप करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। तो दीज वैल्यूज ऑफ द एफ हैव बीन डिफाइंड बाय द आईआरसी फॉर द वर्स्ट कंडीशन। अब वो वर्स्ट कंडीशन क्या है, जरा एक बात उसको भी समझ लेते हैं। इन्होंने बोला कि पेवमेंट जो है वो वेट है, लिखा होगा पेवमेंट इज वेट। टायर जो है आपके वो क्या है, वॉर्न आउट हैं, टायर पुराने हो गए हैं, और ब्रेकिंग इफिशियंसी तुम्हारे व्हीकल की 50% है। अगर इतनी खराब सिचुएशन भी है कि जब आप रोड पे मूव कर रहे हैं आपके व्हीकल के टायर पुराने हो गए, घिस गए हैं, वॉर्न आउट हो गए हैं, उस दिन पेवमेंट भी वेट है, और वहां पर आपके व्हीकल की जो ब्रेकिंग इफिशियंसी है वो भी अगर 50% है, तो भी आपको फील्ड में अपने व्हीकल को स्टॉप करने के लिए कम से कम इतना लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट अवेलेबल होगा, ऐसा आईआरसी ने आपसे बोला है। तो बेस्ड ऑन दीज कंडीशन, इन कंडीशन के बेसिस पे आईआरसी ने आपको ये वैल्यूज रिकमेंड की हैं। क्लियर है बेटा? तो ये आईआरसी की एफ की टेबल है, और ये वैल्यू वेरी कर रही 0.35 से लेकर 0.4 तक, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट स्पीड। क्योंकि जब स्पीड कम होगी तो कांटेक्ट टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो मोबिलाइज्ड फ्रिक्शन विल बी मोर इन दैट केस। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो द मोबिलाइज्ड टाइम बिटवीन द टायर एंड द पेमेंट इज गोइंग टू बी लेस। दैट्स वाई ये वेरिएशन कंसीडर किया आईआरसी ने इन द वैल्यूज ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। क्लियर है सभी को? बताना भाई। अब अगला आता है कि आईआरसी की कुछ गाइडलाइन है। अब देखो जरा सिंपल सी बात तुम ही बताओ, अगर ये रोड है, जैसा मैंने बोला ये सिंगल लेन की रोड है, लेकिन इसमें टू वे ट्रैफिक है, सिंगल लेन की रोड है और टू वे ट्रैफिक, अगर आप चाहते हैं यहां पर किसी भी तरीके का कोई कोलिजन ना हो, तो तुम्हें नहीं लगता यहां पर जो अवेलेबल डिस्टेंस होनी चाहिए वो व्हीकल ए के लिए और व्हीकल बी के लिए, दिस शुड बी इक्वल टू SHD A and this should be equal to SHD B. Total SHD will be equal to SHD A plus SHD B. तभी तो सेफ रहेगा मामला, यस और नो? तो अगर रोड सिंगल लेन की है और टू वे ट्रैफिक है, तो उस रोड पर सेफ स्टॉपिंग ऑपरेशन के लिए कम से कम जो SHD होनी चाहिए वो 2 टाइम्स ऑफ द SHD होनी चाहिए। अब ये एक रोड है जहां पर आपकी 2 लेन टू वे ट्रैफिक है, ये लो। ये दूसरी कंडीशन है जहां पर ट्रैफिक क्या है, रोड है 2 लेन की और यहां पर टू वे ट्रैफिक है। भैया इन दोनों लेन में जब अलग अलग ट्रैफिक है तो इनका आपस में क्या लेना देना? इस लेन पे भी SHD अगर अवेलेबल है तो भी मामला सेफ है, इस लेन पे भी केवल अगर SHD अवेलेबल है तो भी मामला सेफ है, यस और नो? तो ये वाला केस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल लेन रोड है और अगर टू वे ट्रैफिक है तो दोनों व्हीकल की अलग अलग SHD, और अगर सारे पैरामीटर सेम होंगे तो हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ द SHD के बराबर वहां पर विजिबिलिटी होनी चाहिए फॉर द सेफ ट्रैफिक ऑपरेशन, फॉर द सेफ ट्रैफिक ऑपरेशन। मानते हो कि नहीं? तो बेटा इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर डिस्कशन फॉर द SHD। तो यहां पर हम लोगों ने SHD की सारी बातें कंप्लीट कर ली हैं, ग्रेडियंट का इफेक्ट भी देख लिया है, पूरे डेरिवेशंस भी कर लिए हैं, लैग डिस्टेंस कैसे डिफाइन करी, ब्रेकिंग डिस्टेंस को डिफाइन किया, और अलग अलग केसेस भी देख लिए। ट्रैफिक कंडीशन के बेसिस पे किसी भी रोड पे अलग अलग ट्रैफिक कंडीशन के लिए SHD की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव कवर्ड। सो द डिस्कशन अबाउट द SHD फ्रॉम माई साइड इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो यहां तक के डिस्कशन में बेटा अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क योर डाउट एंड यू कैन आस्क योर क्वेरी। तो अब यहां पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट वी हैव कवर्ड। तो ये बेटा गेट का सवाल है, ये एक गेट का आया हुआ क्वेश्चन है
और ये 2 मार्क का प्रॉब्लम है जिसको आप सभी को सॉल्व करना है। तो दिस इज योर होम असाइनमेंट, इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में, अभी जिसके बाद आपकी जस्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन कर लेंगे हम लोग, अगर यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट रहता है तो यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन, you can note down this question or you can simply solve this question. तो this is the reference question that I am providing. पहले एक बार आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिए, कहीं कोई डाउट होगा तो जरूर मैं हेल्प करूंगा आपकी, बट आई वांट कि आप सभी लोग ट्राई कर लें। अभी चाहो तो अभी सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा प्रॉब्लम है। चलो तो लेट्स टेक 2 मिनट टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी का अभी खत्म कर लेते हैं, सिंपल सा प्रॉब्लम है। थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं मैं आपको, बिकॉज ये पहला क्वेश्चन है। तो यहां पर बोला गया था परसेप्शन रिएक्शन टाइम आपको फाइंड आउट करना है। व्हीकल जो है वो मूव कर रहा है 90.25 kmph से। हमें ये वैल्यू चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो 90.25 इंटू 5/18 कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, एफ की वैल्यू दे रखी गई है 0.35, जी की वैल्यू दे रखी गई है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो पूछा गया, और एसएसडी दे रखा है, एसएसडी की वैल्यू प्रोवाइड कर रखी गई है 170 मीटर। दिस इज द डेटा दैट दे हैव प्रोवाइडेड। इस सवाल में ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है और पूछा गया है व्हाट विल बी द रिएक्शन टाइम। आपके ड्राइवर का इस सिचुएशन पे रिएक्शन टाइम कितना होगा। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वी कैन राइट एस एस डी विल बी इक्वल टू वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 170 विल बी इक्वल टू 90.25 इंटू 5/18 इंटू टी आर प्लस 90.25 इंटू 5/18 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81 इंटू 0.35। तो यहाँ से केवल एक अननोन है और वो अननोन आप निकाल सकते हैं, दैट इज द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। तो फ्रॉम वन इक्वेशन वी कैन इजिली फाइंड आउट वन अननोन एंड दैट विल बी द रिएक्शन टाइम। फटाफट सॉल्व करके बता देना बेटा व्हाट विल बी द आंसर। क्या आंसर होगा सभी लोग एक बार बता देंगे, व्हाट विल बी द आंसर। रिएक्शन टाइम की वैल्यू क्या आ रही है एक बार बता देना बेटा। तो ऑलमोस्ट आई हैव प्रोवाइडेड यू द सॉल्यूशन फॉर द इंटायर क्वेश्चन, यू जस्ट नीड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन पार्ट। अब आपको केवल कैलकुलेशन पार्ट परफॉर्म करने हैं और बहुत बढ़िया अंशु का आंसर आ गया है 3.13 सेकेंड, एंड आई थिंक दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 3.13 सेकेंड। कंसेप्ट क्लियर हो गया एसएसडी का भैया। तो एसएसडी बोल दें, नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस बोल दें, एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस बोल दें, सबका मतलब एक ही है। कहीं पे भी अगर अलग अलग वर्ड यूज कर लिए जाएं, अलग अलग नाम यूज कर लिए जाएं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। सभी का आंसर आ गया, एक बार कंफर्म कर देंगे। एवरीवन गॉट द आंसर बेटा। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको और प्रोवाइड किए, तो सॉल्व करेंगे सभी लोग। यू विल गेट द पीडीएफ जहां पर कुछ क्वेश्चंस आपको और प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। एक बार बेटा बाकी लोग भी बता दो आंसर आ गया है कि नहीं। आ गया है, चलो वेरी गुड। तो नाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट एट 9:30 PM। अगली जो हमारी क्लास होगी 9:30 PM पे होगी, और अगली साइड डिस्टेंस की बात करेंगे, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो एवरीवन डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम। सभी लोग क्लास को टाइम पे ज्वाइन करेंगे और बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन करने वाले हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में। ठीक है,
सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. तो रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन. थैंक यू एवरीवन. कीप लर्निंग. थैंक यू.